बीजेपी के पहले अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस पर नया गीत लिख रही है। नमस्कार, मैं हूँ विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास कार्यक्रम सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते। इदम राष्ट्राय इदम न मम राम काज किदे बिनु मोहि कहां विश्राम। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 43 साल की हो गई है। आज से 43 साल पहले किसने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। कभी केवल 2 सीटें यानी 1984 में जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा की 303 सीटों पर कब्जा जमाए हुए। यही नहीं, देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है। 43 साल का ये सफर बेहद दिलचस्प रहा है। काफ़ी मोड़ भी आए हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बीजेपी के भविष्य की सियासत का खाका खींचते हुए सामाजिक न्याय के साथ दलित पिछड़ों को ही सिर्फ साधने की बात नहीं की, बल्कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों पर भी हमला किया। तो उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया। खैर, उस पर बात करेंगे। पहले हम दिखाते हैं कि दोनों तरफ से क्या क्या हुआ, क्या पार पलटवार चला। मोदी की हुंकार और कांग्रेस का पलटवार। प्रधानमंत्री ने कहा, विपक्ष हमारे काम को पचा नहीं पा रहा। खड़गे ने कहा कि लोग महंगाई और मोदी जी से परेशान हैं। ये कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था। मोदी जी ने कहा कि हताश विपक्ष कह रहा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। खड़गे साहब ने कहा, वो कहते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, बादशाही मानसिकता वालों को कुछ पता नहीं है। खड़गे ने जवाब दिया, बीजेपी ने अडानी के साथ मिलकर देश को लूटा है। ये बड़ा आरोप उन्होंने फिर से लगाया। प्रधानमंत्री का कहना था कि देश के लोग आज बीजेपी की ढाल बनकर खड़े हुए हैं, जबकि खड़गे साहब मानते हैं कि बीजेपी का अहंकार आजकल 7वें आसमान पर है। दरअसल राजनीतिक पार्टियों की अपनी एक विचारधारा होती है, जिसके दम पर वो अपने वोट बैंक को साधती है। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की क्या विचारधाराएं हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा वाली पार्टी कहा जाता है। तो नज़र डाल लेते हैं। प्रमुख पार्टियों में बीजेपी, जिसकी विचारधारा में माना जाता है हिंदुत्व और राष्ट्रवाद सबसे प्रमुख है। कि भारत कांग्रेस को धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म पर ज़्यादा जोर देने वाली पार्टी या विचारधारा की पार्टी माना जाता है। बीएसपी एक बड़ी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो विचारधारा दलितों और सामाजिक समानता और न्याय पर अपनी विचारधारा को जोर देती है। लेफ्ट पार्टी एक बिल्कुल दूसरी विंग, दूसरा पोल जिसे हम कहते हैं लेफ्ट पार्टी, वो समाजवाद को है, उस पर ज़्यादा जोर देती है, सोशलिज्म पर ज़्यादा जोर देती है। बीजेपी भले ही आज हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी की शुरुआत में हिंदुत्व का जिक्र नहीं था। 1980 की बात करें, शुरुआत में बीजेपी के लिए गांधीवादी समाजवाद यानी गांधीयन सोशलिज्म प्रमुख लक्ष्य बना। लेकिन साल दर साल सफलता और असफलता को देखते हुए बीजेपी ने अपनी विचारधारा में कई बार बदलाव किया। कैसे साल दर साल बीजेपी की विचारधारा में परिवर्तन होता रहा, वो भी एक बार समझ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा 1980 में जब पार्टी बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने नारा दिया था गांधीवादी समाजवाद, गांधीयन समाजवाद। लेकिन उसके बाद जब पहली बार चुनाव हुए 1984 में, तो पार्टी हार गई। केवल 2 सांसद वहां जीते थे। तो फिर जब 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को अपना एजेंडा बनाया और 85 सीटें लोकसभा की जीती। फिर 98 में जब वाजपेयी की सरकार बनी दोबारा से 96 के 13 दिन के बाद, तो हिंदुत्व को ठंडे बस्ते में रख दिया गया, क्योंकि वहां पर गठबंधन की सरकार थी। नतीजा 2004 में पार्टी हार गई। जाहिर है उसके बाद 2014 के जब चुनाव होने थे, तो उससे पहले 2013-14 में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर जोर दिया गया और 2014 में अपने दम पर सरकार बनाई 282 सीटों के साथ। और जब 2019 का चुनाव आया, तो उससे पहले सरकार थी मोदी सरकार, उन्होंने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को और ज़्यादा अपना जोर दिया और एजेंडा जो था उस पर काम किया।
तो 2019 में सत्ता में उनकी जबरदस्त वापसी हुई। अब 2024 के चुनाव होने वाले हैं, किस एजेंडा पर चलेगी? क्या विचारधारा हिंदुत्व के साथ चलेगी या सबका साथ सबका विकास पर चलेगी? ये देखना होगा और उसके नतीजे क्या होंगे। बीजेपी के हिंदुत्व वाली विचारधारा का ही नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडा में राम मंदिर जैसे कई मुद्दे शामिल थे। इस 43 साल में कई बार बीजेपी की सरकार केंद्र में आई, लेकिन बीजेपी का एजेंडा पूरा नहीं हो सका। हालांकि 2014 के बाद इसमें से कुछ एजेंडा पूरा हुआ, कुछ बाकी है, उसको देख लेते हैं। बीजेपी के 3 कोर एजेंडा जो खास तौर से माने जाते हैं, जैसे बीजेपी के कोर एजेंडा में माना जाता है, उसमें से 3 एजेंडा है। राम मंदिर निर्माण का काम था, कश्मीर से 370 अनुच्छेद को हटाने की बात थी और कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। उसमें से मोदी सरकार में राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो गया है और अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया है कश्मीर से। भारतीय जनता पार्टी अपने 44वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का तरफ देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कहा भी गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्ही पाही, तुम्हें पाई। कौन सो काज कठिन जग माही। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उसके पीछे कहा जाता है कि बीजेपी की विचारधारा ही है जिसकी वजह से वो आज राज कर रही है। हालांकि कई बार विचारधारा को बदलाव किया गया, लेकिन असफलता के बाद फिर उसी विचारधारा को अपनाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विचारधारा राजनीति की ताकत है? क्या 2024 में बीजेपी अपनी विचारधारा को बदलेगी? और क्या धर्म और जाति को छोड़ सकते हैं राजनीतिक दल? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक शिवकांत शर्मा साहब हमारे साथ लंदन से सीधे जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा साहब और लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिवकांत जी, आपके पास पहले आना चाहता हूँ हमारे मेहमानों की विचारधारा पर जाने से पहले। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने इतना लंबा अनुभव किया है राजनीति को और दुनिया भर में भी, विचारधारा का राजनीति में क्या स्थान है? कितनी बड़ी ताकत होती है विचारधारा? सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, जिस तरह से पश्चिम के देशों में विचारधारा प्रभावित करती है, तो वहां विचारधारा अर्थतंत्र से जुड़ी है। जी, अर्थनीति से विचारधारा जुड़ी है। तो वहां जब वामपंथी विचारधारा कहा जाता है तो अर्थनीति जो है वो वामपंथी हो जाती है, यानी कि आप जन सामान्य सोशलिज्म पर की बात ज्यादा करते हैं जी, और कमाई की बात जो है वो गौण हो जाती है। और जब आप दक्षिण पंथ की बात करते हैं तो वहाँ ये है कि कमाई की बात सबसे पहले हो जाती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात सबसे पहले आती है, परिवार को, व्यक्ति को अपने उस पर छोड़ दिया जाता है। सरकार जो है वो कम से कम, सरकार केवल गवर्नेंस का काम करती है, प्रशासन का काम करती है। तो ये दोनों मूलभूत अंतर है। भारत में इस तरह का विभाजन कभी रहा नहीं जी। आप थोड़े बहुत अंतर से सारी की सारी पार्टियां एक तरह से उस परिभाषा, अगर अर्थनीति की परिभाषा से देखेंगे तो एक ही रास्ते पर मध्य वामपंथी या वामपंथी हैं सबके सब जी।
सबके सब गरीबों की बात करते हैं या ये दावा करते हैं कि हम गरीबों का ध्यान रखते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, जी कोई भी पार्टी आपको ये कहती हुई नहीं मिलेगी कि हम व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसको अहमियत देते हैं, हम व्यक्ति को अपने उस पे छोड़ना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं उद्यम आगे बढ़े और पैसा कमाना। एक तरह से हमारी राजनीति में, भारत की राजनीति में एक तरह से वर्ज्य शब्द है कि जो पैसा कमाते हैं, पैसा कमा करके जो उन्नति करना चाहते हैं उनकी बात नहीं होती है बिल्कुल। तो उस दृष्टि से मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी खेमे में है जी। और बाकी तमाम पार्टियां उसी खेमे में हैं, केवल भाषा का अंतर है, भाषा का अंतर है, भाषा का। और वहाँ बाकी जगहों पर धर्म का इतना प्रधान जो है, धर्म की भूमिका नहीं रहती, भारत में ज्यादा रहती है। इसलिए अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो एक तरह से हिंदुत्व वगैरह इसको लेकर के तो लोग विवाद करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं उनका सीधा सीधा एक ही एजेंडा है कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ठीक है। बाकी जो पार्टियां हैं वो संस्कृति से बहुत ज्यादा जो है वो अपनी दूरी समीपता नहीं बनाना चाहती। वो बात करेंगी धर्मनिरपेक्षता की, वो बात करेंगी समाजवाद की, वो बात करेंगी सामाजिक न्याय की। ठीक है। तो ये मुझे लगता है एक मूलभूत अंतर है। और अगर वो गांधी जी की बात करते हैं, गांधीवादी समाजवाद की जो आपने थोड़ी देर पहले बात की, उसकी वजह ये है कि गांधी जी ने कभी धर्म को अलग नहीं किया जी। वो जानते थे कि भारत का जनमानस जो है वो बहुत ज्यादा धार्मिक है, बहुत ज्यादा आस्तिक जनमानस है, चाहे वो किसी भी समुदाय का। गांधीवादी समाजवाद पर भी चर्चा करते हैं सर। अमिताभ सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में उनका खासा दखल रहा है। वो भले ही नहीं मानते हो, मैं जानता हूं कि उनका बड़ा दखल रहा है। सर समझाइए, ये विचारधारा की जो राजनीति है इसको आप कैसे देख रहे हैं और पार्टीज कैसे बदल रहे हैं? शिवकांत जी ने कहा कि सब लोग कमोबेश एक ही तरीके से चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अलावा। विजय जी धन्यवाद, आपने इतने अच्छे विषय पे आज, जो राजनीति का तो विषय है लेकिन राजनीति के इतर है जी। और इसमें देश की दिशा और दशा दोनों तय करने की शक्ति है इस विषय में, उस पे आपने आज चर्चा का मन बनाया है, इसके लिए आपको बधाई और धन्यवाद। अब मैं आता हूँ अपने विषय पे। आपने कहा नहीं, आपके जिद पे मैं ये मानूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रभक्त। मैंने कार्यकर्ता की बात नहीं, मैंने कहा आपका दखल रहा है। बात करेगा मैं जी। चलिए ठीक है, आप शब्दों के बाजीगर हैं। अच्छा, मैं अब आता हूँ मुद्दे पे जी। शिवकांत जी का मैं सम्मान करता हूँ, ये बीबीसी में रहे हैं लेकिन इनकी बीबीसी में रहने के बावजूद इनकी बौद्धिकता का मैं बहुत सम्मान करता हूँ जी। अब विषय आता है कि विचारधारा क्या है। देखिए, जब तक भारत में 1947 के बाद जब स्वतंत्रता मिली इन्वर्टेड कॉमा की तथाकथित, तो उसके बाद सीधा ब्रिटिश प्रणाली यानी वेस्टमिंस्टर सिस्टम यहाँ लगा और ना सिर्फ राजनीति की व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू और उसके नेतृत्व में उनके जो ब्रिटिश सिस्टम ही एक तरीके से यहाँ हावी हुआ। और इसीलिए जो शिवकांत जी का मानना है कि जो पश्चिम में है कि वो सिर्फ आर्थिक रूप से ही विचारधारा होती है, क्योंकि पश्चिम की सोच और विचार जो है ना उसमें भौतिकवाद सबसे प्रमुख है और उसी पश्चिम की उसी सोच में मार्क्स आते हैं। अभी श्रीवास्तव जी आएंगे तो वो अपने फायरी तरीके से बताएंगे कि मार्क्सवाद के डिफेंस में क्या हो सकता है, लेकिन मेरी जो धारणा है, मैंने जेएनयू में भी अध्ययन किया है और जेएनयू में मैंने रह के जिया है मार्क्सवाद और मार्क्सवादियों के साथ, जिनको मैं वामपंथी नहीं कहता हूँ, मैं कम्युनिस्ट कहता हूँ। पता नहीं क्यों यहाँ पर एक अजीब सी वो है जिसको बोलते हैं ना झेप है लोगों में। वामपंथ क्यों? वामपंथ तो एक जगह पैदा हुआ था जहाँ के राजा के बाएं ओर वाले कम्युनिस्ट, दाहिने वाले जो है वो दक्षिणपंथी दक्षिण की ओर थे। तो मैं कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी ये दो विचारधाराएं हैं देश में ही नहीं दुनिया में। अब कम्युनिस्टों की विचारधारा में एक विचारधारा बन गई, वो बन गई थोड़ी सी उसमें से मध्यमार्गी, यानी वो समाजवादी। अब समाजवाद का मतलब क्या है? वहाँ भी वही है, सिर्फ भौतिकवाद है। कार्ल मार्क्स ने कहा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मतलब कि कार्ल मार्क्स में इसके फेलियर का कारण क्या है? मार्क्सिज्म के कम्युनिस्टों के फेलियर का दुनिया भर में कारण ये है कि उन्होंने दुनिया में इंसान को, मनुष्य को जानवरों से भी घटिया माना मानसिकता में। उनके दृष्टि से
भावना है ही नहीं किसी व्यक्ति में। वो सिर्फ और सिर्फ रोटी के लिए सोचता है, रोटी के लिए ही प्रयास करता है, जबकि ये मूलतः एकदम सच्चाई से अलग है। हम मनुष्य जो हैं, वहाँ भावना है, वहाँ आध्यात्मिकता है, और साथ ही साथ अपने मातृभूमि से एक जुड़ाव है, चाहे वो पश्चिम हो या हमारा अपना प्राच्य संस्कृतियाँ जहाँ हैं, जहाँ भारत को सनातन धर्म है वहाँ। यहाँ पर अब मैं आता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी जो एक संघ की विचारधारा 1925 में डॉक्टर हेगडेवार जी ने जो शुरू की, उसी का एक ऑफशूट निकला, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों की टीम खड़ी करने की कोशिश की, और वो जनसंघ बना। जनसंघ बाद में इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद, इमरजेंसी के बाद, उन्होंने लार्जर कॉज के लिए उन्होंने अपने को मर्ज किया जनता पार्टी में। एक प्रयोग हुआ, प्रयोग असफल हुआ, और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए नाते 1980 में नई पार्टी बन के आई सामने। अब जब वो बन के आई, लेकिन उसका पिंड तो वही था, उसने उसी लाइन पे शुरू की अपनी राजनीति। जो गांधीवादी समाजवाद है, उसमें गांधी को चाहे कुछ लोग जाने अनजाने, यानी गलतफहमी में ही सही, उनको बहुत बड़े धार्मिक और राम भक्त माना जाता है देश भर में जी। और इसीलिए उनको एक आगे रख के गांधीवादी समाजवाद, ये एक बीच का नारा लगा, लेकिन अंत में छुपा हुआ वही था कि गांधी जो हैं वो राम की महिमा गाते रहे। अब वास्तविकता क्या है, इस पे अलग चर्चा होनी चाहिए कि वो कितनी राम की महिमा, उस पे अलग से कभी चर्चा करेंगे। लेकिन राम की महिमा गाना, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, मैं विषय पे आता हूँ, तो वही विषय ही है। तो इसीलिए वो राम यानी धर्म और हिंदुत्व, आपने जो शुरू में कहा विजय जी कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पे भारतीय जनता पार्टी शुरू हो गई, मैं आपको थोड़ा सा अनुमति के साथ सुधारना चाहता हूँ। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये दोनों अलग नहीं है जी। हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद ही हिंदुत्व है। इस मानसिकता को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आगे अपने काम की शुरुआत की, और जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी 1998 में और वहाँ से लेकर 2004 तक, तो उसमें मैंने ये देखा कि वहाँ पर करने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन उस समय जैसे आप कहते हैं ना कि जैसे घड़ी की सुई, यदि मान लिया आपने ट्रेजेक्ट्री उसकी देखिए, तो आप 9 से 3 तक जाने में 12 पे सुई आती है और फिर उसके बाद 9 पे जाती है, 3 पे जाती है। तो ट्रेजेक्ट्री में यूं करके एक जो 90 डिग्री पे होता है, तो वाजपेयी सरकार जो थी 90 डिग्री पे थी, उसको संतुलन बना था, और संतुलन बनाने की दृष्टि से उसने कुछ चाहते हुए भी कुछ काम करने चाहे तो नहीं हुआ, सिवाय एक पोखरण विस्फोट के जी। ये 2014 में देश की जनता ने ये तय किया, थक हार के, आजीज का होकर के, कि नहीं अब ये मिली जुली नहीं चाहिए, अब एक पूरे तरीके से समर्पित राष्ट्रवादी सरकार चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी उसके सिंबल बने हुए थे। उन्होंने न सिर्फ अपने को वहाँ प्रस्तुत किया, पार्टी ने प्रस्तुत किया, जनता ने उसका समर्थन किया। ठीक है अमिताभ जी, इस पर मोदी जी के बाद की बीजेपी पर चर्चा करेंगे दोनों, और हमारे मेहमान उनसे भी एक बार चर्चा कर ले। आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आप तो पीठाधीश्वर भी हैं। शिवकांत जी ने कहा कि बीजेपी के अलावा और पार्टियां धर्म से दूर रहीं, उनका मेन रेफरेंस जो है कांग्रेस है। आप भी ऐसा ही मानते हैं? सेक्युलरिज्म और धर्म जो है अलग अलग चीजें हैं, ऐसा आप मानते हैं कांग्रेस में? देखिए विजय जी, पहली बार मैं सुन रहा था मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, मुसोलिनी, हिटलर, इन्होंने सबने क्या क्या कहा है और क्या क्या किया है। मैं बड़ी गांव की भाषा में सीधे सीधे 2 बातें कहना चाहता हूँ कि जब राजशाही थी तो राजा का कर्तव्य होता था कि वो जनता की, यानी कि प्रजा की सुरक्षा, प्रजा के स्वास्थ्य, प्रजा की शिक्षा, प्रजा के हितों का, प्रजा की सुविधाओं का ध्यान रखे। उसके बाद फिर जब लोकतंत्र आया, राजशाही समाप्त हुई, लोकशाही आई, जिसको हमने राजतंत्र की जगह लोकतंत्र कहा। तो लोकतंत्र में जनता के द्वारा एक नेता चुना जाने लगा, जिसे हमने प्रधानमंत्री कहा। मेंबर पार्लियामेंट से वो प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। उसे हम राजा नहीं कहते हैं, लेकिन उसने एक मुखिया का काम किया। अब उसको शब्दों में अलग अलग कह सकते हैं कि हम उनको जैसे मोदी जी ने कहा कि भाई मुझे प्रधान सेवक का हो, कोई और हो सकता है आज कल को, और कोई नया प्रधानमंत्री ऐसे आए तो वो अपने आप को कुछ और कहें। तो लेकिन काम तो राजा का और देश के मुखिया का, प्रधानमंत्री का, देश की सरकार का एक ही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, तमाम सुविधाएं, उनका रोजगार, है ना, उनका डेवलपमेंट। लेकिन ये विडंबना ये है लोकतंत्र की और हमारे देश की कि हम लोग कहते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं।
हमारे यहाँ लिखा कुछ है, उसको एग्जीक्यूशन उसका कुछ और हो रहा जी। है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं। जी। मैं जो मुझसे पूर्व वक्ता थे, मैं उनसे थोड़ी सी सहमति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूँ जी। कि दलगत राजनीति से उठकर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जी। सब झूठ बोलते हैं, जी। हिपोक्रेट हैं, कहते हैं साहब हम गरीबों की बात करेंगे। ये जितने गरीबों की बात करने वाले लोग हैं, इनके खुद घर जाके देखो, सब अमीर हैं। जी। दूसरी बात है, ये कहते हैं सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग जो थे, वो अब इस धरती पर रहे नहीं है। जी। जो सामाजिक न्याय के नाम पर मंत्री और मुख्यमंत्री बने, उनके घर में कोई शोषित, वंचित और दलित कभी चाय पीने नहीं जाता, और उससे कभी ये लोग मिलते नहीं। ठीक है। तीसरा पॉइंट आया अभी सिन्हा जी जो बोल रहे थे, धर्म। जी। तो मैं धर्म के विषय में बताना चाहता हूँ कि धर्म 1980 में बीजेपी पैदा हुई, धर्म पहले भी था। जी। सत्य सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म कहना शुरू कर दिए हैं, और ये शाश्वत है। जी। जो सत्य है वही शाश्वत है। लेकिन भारत की भूमि ही एक ऐसी भूमि है जहां सनातन की उत्पत्ति मानी जाती है। जो हिंदू धर्म का जो ओरिजिन है वो भारत है, बाकी सभी धर्मों के जो ओरिजिन है वो दूसरी भूमि है। तो इसलिए नेचुरली ये जो बात कह रहे हैं कि जो सनातन है वो राष्ट्रवाद उसमें शामिल है, समाहित है, तो मैं उससे सहमति व्यक्त करता हूँ। क्यों समाहित है? अब लेकिन वो धर्म जो है, जो सनातन धर्म है, जो हिंदुत्व है, वह भाजपा का जो हिंदुत्व है वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए गढ़ा गया है। मुझे कहने आचार्य जी, ठीक है आचार्य जी, इस पर हम चर्चा करेंगे कि भाजपा का धर्म और कांग्रेस का धर्म क्या है। एक बार विवेक श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा कर लें, फिर ब्रेक के बाद हम इस पर सारी चर्चा करेंगे। विवेक जी, दो बातें महत्वपूर्ण हुई। शिवकांत जी ने कहा कि जो लेफ्टिस्ट हैं, या जिसे आपने कहा कम्युनिस्ट हैं, अमिताभ जी ने कहा कि वो अर्थतंत्र की जो धर्म है एक तरह से उस पर सारा फोकस है, और उन्होंने मानव को, ह्यूमन बींग्स को मशीन की तरह से लिया, इमोशंस की तरह से नहीं लिया। और दूसरा, हिंदुस्तान धर्म की एक जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है, उससे वो दूर रहे। क्या ये बड़ी गलती आप कम्युनिस्ट पार्टीज की या लेफ्ट पार्टीज की मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मार्क्सवाद का जो जन्म है वो बेसिकली दो लड़ाइयां थी, एक चर्च के खिलाफ लड़ाई थी, एक कैपिटलिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई थी। जी। उसी से मार्क्सवाद का जन्म हुआ। चर्च वाज मिसयूजिंग द पावर, हजारों एकड़ों की जमीन थी, पैसा था, उसके खिलाफ मार्क्स ने संघर्ष किया, एंजल्स ने संघर्ष किया, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया। तो ये तो लंबी लड़ाई है, चलती आई है, चलती रहेगी। पूंजीवादी जहां भी होगा, कैपिटलिस्ट जहां भी होगा, बिजनेसमैन जहां भी होगा, वो पॉलिटिकल नेक्सस करेगा, गरीब को दबाएगा, इनइक्वालिटी होगी। तो कम्युनिज्म की लड़ाई एक समाजवाद की लड़ाई है जिसमें हम इक्वालिटी की बात करते हैं। श्रीकांत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि लगभग सभी पार्टियां किसी ना किसी तरीके से इस सोशलिज्म को फॉलो कर रही थी इस देश में। लेकिन चीजें बदली जब मनमोहन सिंह की सरकार आई और प्राइवेटाइजेशन की ओर हम लोग थोड़ा सा लिबरलाइजेशन है। जी। लेकिन वो जो लिबरलाइजेशन कांग्रेस लाई थी और जो आज 100% एफडीआई का मॉडल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है, दोनों में फर्क है। आज का आरएसएस और जो गोवलकर का आरएसएस था, ये बिल्कुल डिफरेंट है। गोवलकर समाजवाद की बात करते थे। 1991 में जब कांग्रेस प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाई तो हम लोग लड़े और भारतीय जनता पार्टी ने स्वदेशी जागरण मंच बनाया कि साहब स्वदेशी होना चाहिए, ये गलत पॉलिसियां हैं। आज लेकिन जब मैं आरएसएस और संघ के लोगों से बात करता हूं तो कहते हैं साहब समय के साथ बदलना होगा। तो मैंने बोला गोवलकर जी डिफंक्ट हो गए क्या? अब उनको अब आप नहीं फॉलो करना चाहिए, वो सब बेकार था। आप तो वापस आपकी सुई चली गई। लेकिन सर, समय के साथ बदलना कोई समझदारी की बात नहीं है क्या? नहीं, एक गरीब देश में नहीं है। सीपीपी को आप फॉलो करते हैं? नहीं, सुने, नहीं, हम किसी को फॉलो नहीं करते। कम्युनिस्ट मार्क्सवाद एक आइडियोलॉजी है, उसको सभी लोग अपने अपने देशों में अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। भारत के अंदर कल 5 अप्रैल को वो दिन था जब पहली बार पूरे विश्व में केरल में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार आई। तो हम कह रहे हैं कि हम कम्युनिस्ट स्टेट बना सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिकली लोगों को कन्विंस करके, अपनी विचारधारा बता करके। और हम कह रहे हैं कि जो धर्म है वो तो हमेशा था। जैसा आचार्य जी ने कहा, कम्युनिस्टों की रैली में स्वामी अग्निवेश रेगुलर आते थे। जब मैं बहुत छोटा था तब देखा तो मैंने कहा तो स्वामी जी हैं। तो स्वामी जी समझ गए क्या कह रहा है। उन्होंने कहा सुनो, मेरे भगवे में लाल का रंग ज्यादा है, और जितना मैंने बंधुआ मजदूरों के लिए आंदोलन किया है
जी। ये उन्होंने एक मुझे मैसेज दिया जी। उसके बाद अनेकों धर्म के लोग जो है वो इस कम्युनिस्ट फिलॉसफी को कि गरीबी और अमीरी में एक फर्क होना ठीक चाहिए है। उसको मानते हैं। यहाँ आचार्य जी बैठे हैं, ये आचार्य जी बैठे हैं यहाँ पे, प्रमोद कृष्णन जी, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इनकी, पीठाधीश्वर हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन जी वो हैं जिनके हाथ से आशीर्वाद सबके लिए एक समान निकलता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ब्राह्मण और क्या दलित, और गरीबों की बात करते हैं ये, तो हम इज्जत करते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन। ठीक है, लेकिन लेफ्ट के कार्यकर्ताओं की या जो रैली होती है उसमें आप कहते हैं धर्म जहर है, भले ही बिल्कुल जी, बिल्कुल जहर है। आज जो बीजेपी कर रही है वो जहर है। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे विवेक, इस पर चर्चा करेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएं इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या विचारधारा राजनीति की ताकत है? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत विद्वत पैनल है, तो जाहिर है आपको कहीं नहीं जाना, हम यूं लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति और विचारधारा की। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब हैं, शिवकांत शर्मा साहब हैं, अमिताभ सिन्हा साहब हैं, विवेक श्रीवास्तव साहब हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है। विवेक जी, बात अर्थ की, धर्म की हो रही थी, हम ये समझना चाहते हैं, आपने धर्म की चर्चा की, क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और कम्युनिस्ट पार्टियां धर्म से दूर रहीं, इस वजह से हिंदुस्तान के आम आदमी को लगा कि ये पार्टी हमसे कनेक्ट नहीं करती? क्या ये एक बड़ी वजह है लिबरलाइजेशन के अलावा, जिससे लेफ्ट पार्टी लगातार घटती गई, उनका जनाधार कम होता गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा था कि प्री इंडिपेंडेंस अगर देखें तो एमएन रॉय जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर्स में से थे, तो बड़ा डिबेट था साहब कि कांग्रेस का समर्थन हो, गांधी का समर्थन हो कि ना हो, क्या हो। तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया, कॉमिंटर्न में भी ये निर्णय हुआ कि अपने देश के जनवादी आंदोलन को समर्थन हर कम्युनिस्ट को देना चाहिए। इसलिए आपको ये भी मैं बता दूं कि सीपीआई तो अंडरग्राउंड थी, क्योंकि ब्रिटिश ने बैन कर रखा था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर 50-60% कम्युनिस्ट बैठते थे और विचारधारा जो इंडिपेंडेंस के बाद भी इस देश की रही 91 तक, एक क्लोज डोर इकोनॉमी थी, बाहर के बिजनेसमैनों की एंट्री नहीं थी। हमने अपने रिसर्च को बढ़ाने की कोशिश करी और इस तरीके से नेहरू जी ने एक विजन दिया जिसमें कम्युनिस्टों का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। मिसेस गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। कम्युनिस्ट आंदोलन जो है वो मास फ्रंट्स और वर्कर्स यूनियन और एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन पे बेस होता है। स्टालिन ने मदद करी तो चाइना के अंदर माओ है, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन था, रशिया का रिवोल्यूशन वर्कर रिवोल्यूशन था। तो प्राइमरली देखिए, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स जो होती हैं वो हमारा बेस होती है। हमारा मानना है वर्कर्स ऑफ द वर्क यूनाइट, ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, और वर्कर्स का हम कोई धर्म नहीं मानते। वर्कर वर्कर है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसने तो पिसना ही है। तो ये कोई कारण नहीं है। हम लोग 70-75 साल तक आइडियोलॉजिकली हमारा एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है टेक्स्ट बुक्स में, आइडियोलॉजी में, क्या पढ़े क्या पढ़ाएं, किस दिशा में देश जाए। लेकिन हम ये हमारा ये मानना है, आप अपने रिलीजन को पॉलिटिकल लाइफ से दूर रखिए। सर 75 साल तक मंदिर भी थे, पंडित भी था, हिंदू भी था, कोई खतरा नहीं था, पूजाएं चली हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी रुका। रशिया के अंदर संडे को कम्युनिस्ट देश था, संडे को लोग चर्च में भीड़ लगती थी। तो ये दोनों चीजों को अलग रखने की आवश्यकता है। ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। जी आचार्य जी, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का जिक्र विवेक जी ने किया कि 50% लोग तो काफी समय तक कांग्रेस में रहे, बाकी 50% विचारधारा भी कांग्रेस के साथ चलती रही। धर्म को लेकर और विचारधारा को लेकर जो सेक्युलरिज्म का मुद्दा है, उसमें कांग्रेस जो है कहने को धर्म से दूर रही, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के आरोप देखें तो एक खास धर्म या पंथ के साथ आप जुड़े रहे और उसका नुकसान आपको उठाना पड़ा। पीठाधीश्वर आचार्य जी की बात ही नहीं सुनी कांग्रेस ने। नहीं, पहली बात तो ये, विवेक जी जब मेरा नाम लेके कुछ कह रहे थे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का हम सम्मान करते हैं या जो भी, तो मैं उनकी पूरी बात नहीं सुन पाया। तो वो सम्मान करते हैं आपके। एक सेकंड में पूछना चाहता हूँ क्या कह रहे थे। तो मैं अब प्रॉपर सिग्नल में हूँ, नेटवर्क की रेंज में हूँ, तो जरा मैं पूछना नहीं, वो केवल आपके सम्मान की बात कर रहे थे, धर्म की जब चर्चा हो रही थी। ओके नंबर 2। अब मैं आता हूँ आपके उस सवाल पे। देखिए, कांग्रेस पार्टी धर्म से कभी दूर नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी धर्म से दूर होकर के भारत की राजनीति में राजनीति कर ही नहीं सकती है। ये देश ही धर्म का है। धर्म है क्या? क्षमा, शील, करुणा, दया, प्रेम, सद्भावना। सर, इस धर्म को अब राजनीति के हिसाब से पंथ में कह लें, हम फिर वही शब्दों में उलझ जाते हैं। फिर अमिताभ जी भी कहेंगे धर्म को हम गलत तरीके से, मैं पंथ की बात कर लेते हैं। चलिए, पंथ कहते हैं, रिलीजन की बात। विजय जी, मैं आपका सवाल ही नहीं समझ रहा हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक पंथ के साथ जुड़े रहे और कहने को सेक्युलर बने रहे,
ये बीजेपी आरोप लगाती रही और इसका नुकसान आपको उठाना पड़ा, ये बात कीजिए। धर्म की परिभाषा मत समझाइए। सुनिए, बीजेपी के आरोप लगाने से क्या होता है? जी, बीजेपी का फर्ज है कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी घोषित कर दे। जी, बीजेपी का फर्ज है कि कांग्रेस पार्टी एंटी नेशन घोषित हो जाए। जी, लेकिन जो काम बीजेपी करना चाहती है, सेकुलर पार्टियों के नेता कुछ इनकी मदद कर देते हैं। जी, वो ऐसा मैसेज देते हैं अपने बयानों से जैसे कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी पार्टियां हिंदू विरोधी हैं। अरे भाई, हिंदू विरोधी कौन सी पार्टी हो सकती है? जिस पार्टी की आइडियोलॉजी में महात्मा गांधी हैं, हे राम। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस हिंदुत्व की बात बीजेपी करती है वो हिंदुत्व है या नहीं, ये एक सवाल है। हिंदुत्व क्षमा, दया, करुणाशील, प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान, इसका नाम हिंदुत्व है। आचार्य जी, बीजेपी की जनता बीजेपी की बात नहीं करती। मैं छोटा सवाल आपसे समझना चाहता हूं। आप किसी को नहीं टोकते हैं। नहीं, आपसे आपके विद्वान, आप विद्वान हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं। आप विजय जी, ये बात नहीं है, आपसे उम्मीद नहीं हो सकती है। दूसरे चैनल के पत्रकारों से मैं उम्मीद कर सकता हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता। आप जो सवाल कर रहे हैं, मेरा जवाब सुनिए जी। मैं कोई सड़क छाप ये सेकुलर आदमी थोड़ा ही हूँ जी। मैं सेकुलरिज्म को जीता हूँ जी। मैं सनातन धर्म को जीता हूँ। सनातन धर्म से बड़ा सेकुलर धर्म दुनिया में कोई नहीं है जी। लेकिन सवाल है कि जिस धर्म को जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये सनातन नहीं है। हिंदुत्व ये नहीं है जिसको बीजेपी चाहती है। मुझे बताइए कि शास्त्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जीते तो कमलनाथ जी की पार्टी और सरकार चलाए शिवराज जी। किस शास्त्र में लिखा है? कौन से धर्म का ये कौन सा सूत्र है कि गोवा में 18 एमएलए बने कांग्रेस के और 13 आए बीजेपी के और सरकार चलाए बीजेपी जी। ये धर्म नहीं है। अब धर्म को आप गलत ढंग से प्रस्तुत करके उसका फायदा उठा रहे हैं, तो जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, ये राजनीति देश के हित में नहीं है जी। ये तो वैमनस्य पैदा कर रही है जी। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कंक्लूड करना चाहता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ आपसे कि आपको मैंने सख्त शब्दों में विजय त्रिवेदी जी पहली बार है। नहीं, मैं आपसे कुछ ज्ञान जानता था। चलिए आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र का भी एक धर्म होता है जी। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है जी। और जो राष्ट्र का नहीं है वो किसी धर्म का क्या होगा? लेकिन इसका दूसरा स्वरूप ये भी है कि जो अपने धर्म का नहीं है वो राष्ट्र का क्या होगा? तो ये सूरज और चंदा की तरह जुड़े हुए हैं, सुबह और शाम की तरह एक दूसरे के क्लब हैं। जनता जनार्दन की भावनाओं को दरकिनार करके कोई राजनीति नहीं हो सकती है। तो भारत जो है सनातन धर्म का ओरिजिन है। तो अगर हिंदू धर्म का अपमान किया जाएगा, सनातन धर्म को दरकिनार किया जाएगा और हम कहेंगे कि हम सेकुलर हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे सेकुलर होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जिसका फायदा बीजेपी को होगा जी। एक छोटा सवाल पूछ लूं अभी इसमें आपसे? बिल्कुल, आपकी बात हो गई। कल का मैं एक वीडियो देख रहा था, आपने कमलनाथ जी का जिक्र किया, तो कमलनाथ जी की बात थी कि कमलनाथ जी कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर धाम गए थे, जिसे बालाजी का धाम कहा जाता है। ठीक है, वहाँ की रेस अलग है। और कल वो रमज़ान की इफ्तार पार्टी में थे और वहाँ इफ्तार पार्टी का वीडियो रिलीज हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं दंगे करवाने वाले लोग हैं, दंगे करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो इफ्तार पार्टी में दंगे का जिक्र करना किसी दूसरे धर्म के लिए या किसी दूसरी पार्टी, आप समझ लीजिए पार्टी के लिए, क्या आप ठीक मानते हैं? यही बात मैं सवाल पूछ रहा था कि एक पंथ के साथ आप जुड़कर रहना चाहते हो और दूसरे पंथ या धर्म, मैं फिर परिभाषा पर नहीं जाना चाहता हूँ, जिसको हम समझते हैं मोटे तौर पर हिंदू और मुसलमान, उसके साथ नहीं रहना चाहते, ये आपको नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा? छोटा जवाब मुझे दीजिए। नहीं, बिल्कुल नुकसान कर रहा, नुकसान करना भी चाहिए। अगर हम किसी पूरे धर्म को ये कहेंगे कि ये दंगा कराता है तो गलत है। लेकिन बीजेपी धर्म थोड़ी है। कुछ सेकुलर पार्टीज के नेता ये मान बैठे हैं कि बीजेपी ही धर्म है। तो जो बीजेपी चाहती है वही तो सेकुलर पार्टी गलती कर रही है। बीजेपी तो चाहती है कि तमाम सेकुलर पार्टी ये कहें कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, तो फिर इस देश में 50 साल तक भूल जाओ, हो गया ना काम। ठीक है, ठीक है, भूलो ना, सब बैठ के खंजरी बजाओ, एनजीओ खोल लो। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ, विजय जी, हिंदू धर्म का विरोध नहीं है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ ये है सभी धर्मों का समान सम्मान करना। तो जो सेक्युलर पार्टी हैं वो भी अपने धर्म का निर्वहन करें और जो भाजपा है वो भी ये मान ले कि धर्म के नाम पर अगर तुमने ये वैमनस्य पैदा करके सरकारें चला ली, बना ली, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है थोड़े दिनों के लिए आपके लिए ठीक हो। ठीक है अमिताभ जी, मैं शिवकांत जी के पास जाना चाहता था, लेकिन आचार्य जी ने बीजेपी की बहुत बात की है, तो आप इस पर जोड़ना चाहते हैं कि बीजेपी जो है अकेले हिंदुओं की पार्टी नहीं है और हिंदू धर्म पर उनका जो है पेटेंट नहीं है, ऐसा मोटे तौर पर उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ऐसा लगाया जा रहा है कि बहुत सारी पार्टियां आप ही को पेटेंट अपने आप सौंप देती हैं। विजय जी, मैं
प्रमोद कृष्णन जी की बात के जवाब की दृष्टि से ही मैं अभी जवाब दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने जो कहा ये उनकी धारणा है और देश की जनता उसका जवाब दे रही है और देगी। मैं दो ही प्रश्न इनसे करना चाहता हूँ। ये कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं और बहुत कट्टर प्रतिनिधि हैं। मैंने एक बार एक वीडियो पे देखा था कि जो क्या नाम है, जो उन्होंने कहा था जो अली का नहीं वो किसी का नहीं, कुछ ऐसा इन्होंने एक कव्वाली भी गाया था। ठीक है। अब ये देखिए, इनके कांग्रेस के हिसाब से सेक्युलरिज्म मतलब जो संविधान में बाद में इन्होंने लगवाया, सेक्युलरिज्म एक तो सबसे पहले आपने बहुत सही कहा, धर्म को और पंथ को इन्होंने मेरे मिलाया और वो बहुत खतरनाक है। पूजा पद्धति अलग है और धर्म अलग है। यदि आप सेक्युलरिज्म जो पश्चिम से आयातित शब्द है उसके आधार पे आपने हिंदू और सनातन धर्म को मिलाया, बराबर कर दिया। उसके बाद 1947 के बाद आपने लगातार जो सनातन समाज व्यवस्था थी, जो हिंदू धर्म था, उसको जातियों में बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ने की षड्यंत्र में शामिल रही कांग्रेस पार्टी। और साथ में संविधान में आपने विरोधाभास देखिए, एक और पूरे तरीके से संघीय व्यवस्था जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, दूसरी ओर आर्टिकल 30 में रिलीजियस माइनॉरिटी और उसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। इतना बड़ा विरोधाभास, और उस विरोधाभास के कारण ही ये सारी परेशानियां आई। एक और मदरसों में आप शिक्षा दिलवाइए सरकारी मदद से, और उसमें जो मदरसों में पढ़ाई होती है वो क्या फैक्ट्री तैयार हो रही है वहाँ आतंकवादियों की, और दूसरी ओर आप बाकी के विद्यालयों में हिंदू धर्म की चर्चा में नहीं कर सकते। तो इतना बड़ा कांग्रेस ने देश के साथ विश्वासघात किया। जब 1947 में मोहनदास करमचंद गांधी जी के ऊपर में जितना देश का भरोसा था और उन्होंने जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू को इम्प्लांट किया देश में प्रधानमंत्री के नाते, माफ़ी चाहता हूँ, सरदार पटेल की जगह पे नेहरू जी आ गए। मैं छोटे सा एक है विषय। तो उसके बाद उन्होंने जितनी भी देश में चीज़ें की उससे देश की जनता समझ तो रही थी लेकिन अंदर से वो बेचैन हो रही थी। और मैं प्रमोद कृष्णन जी से पूछना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने परिभाषा दी हिंदुत्व की, सहिष्णुता, दयालुता, इसी के यही एक कारण है जिसकी वजह से ये भारतीय समाज इस बहुत भयंकर जो विभाजन 1947 के विभाजन के बाद में जो भयंकर त्रासदी हुई, 20 लाख लोग मारे गए, उसके बावजूद यही समझना उनको समझाया गया इस समाज को कि तुम इसी के लिए हो। महात्मा गांधी ने जो भी महात्मा गांधी गलती मानते हैं आप इसको कहा गया, हिंदू को दयालु नहीं होना चाहिए, सहिष्णु नहीं होना चाहिए। आप पढ़िए गीता, आप पढ़िए रामायण, जो पापी है उसको दंड देना धर्म है। ठीक है। आप हमारे सारे देवी देवता हैं, उनके हाथ में अस्त्र और शस्त्र हैं। ठीक है। आप कैसे बात कर, नपुंसकता की बात सनातन धर्म नहीं करता। ठीक है। नपुंसक नहीं है सनातन धर्म। ठीक है। शिवकांत जी गलत करेगा उसको दंड देना ही धर्म है। ठीक है। अब मैं अब मैं एक छोटा सा है, देखिए अभी विवेक जी ने बड़ी अच्छी बात की और ये आपके चैनल को एक तरीके से आर्काइव में रखने लायक है। इन्होंने गुरु गोलवलकर जी के बारे में बड़े अच्छे शब्द। आचार्य जी एक आचार्य जी आधा मिनट जी जल्दी खत्म कीजिए। हाँ जी अमिताभ जी प्लीज। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने गुरु गोलवलकर जी के बारे में बड़े अच्छे शब्द पढ़े। मैं तो इसको आर्काइव में रखूंगा। यदि विवेक जी को मैं आधिकारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी का यदि मान लूं कि एक वो प्रतिनिधि हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि कम से कम अब तो मोहभंग, अब तो वास्तविकता का भान हुआ है कम्युनिस्टों को। ठीक है। कि जो हमारे यहाँ की जो परंपरा है जिसको राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन किया, मतलब कि जो सबसे नीचे का हिस्सा है समाज में, जो सबसे निर्धन है, उसके लिए उसके अपलिफ्टमेंट की बात की, तो कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुलीन तंत्र की स्थापना सनातन व्यवस्था में होने वाली थी। ये सब चीजें मनगढ़ंत बातें हैं और ये भी भ्रमित करने वाली बातें हैं। ठीक है। शिवकांत जी, आचार्य जी आप कुछ छोटा सा पॉइंट जोड़ना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं शिवकांत जी के पास जाना चाहता हूँ। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ अमिताभ जी की बात से। इतना विद्वान व्यक्ति और इतना सब कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं या वो बीजेपी के प्रो हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, बट इतना विद्वान, इतना विद्वता का, मेधा का, थाती का धनी व्यक्ति इस तरह की बात करेंगे कि जो दया की, क्षमा की, करुणा की बात करे, वो नपुंसक है क्या? बुद्ध नपुंसक थे क्या? महात्मा गांधी नपुंसक थे क्या? महावीर स्वामी नपुंसक थे? हमारे यहाँ करुणा निधान कहा गया भगवान को। ठीक है। हमारे यहाँ दया का सागर कहा गया भगवान को। ठीक है। शिवकांत जी तो क्या नहीं, एक सेकंड, तो क्या आप हिंदुओं के हाथों में हथियार देना चाहते हैं? और मैं थोड़ी देर को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप क्या कहते हैं गीता में कृष्ण, अमिताभ जी प्लीज, अमिताभ जी प्लीज उनको बोलने उठाओ, तो ये दया दयालुता थी क्या? ठीक है अमिताभ जी
अमिताभ जी, मैंने गीता का अध्ययन किया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसमें भी कहा गया परित्राणाय साधूनां, तो अधर्म के लिए युद्ध अमिताभ ही जी तो है ना। अमिताभ जी प्लीज। प्रमोद कृष्णन जी जी ठीक है। शिवकांत जी गजब बात करते हैं आप। ठीक है, निधान कहा गया है। ठीक है शिवकांत जी, आपसे समझना चाहता हूं कि जो आपने एक ऐसा शब्द प्रयोग लेकिन किया, सुपात्र के लिए, कुपात्र के लिए नहीं। अच्छा ठीक है, सुपात्र के लिए करुणा। अमिताभ जी ठीक है, अभी हम धर्म की व्याख्या नहीं कर रहे। ठीक है शिवकांत जी, आप समझाइए कि धर्म को या पंथ को या सेक्युलरिज्म को अपने अपने तरीके से निभा कर या डिफाइन करके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उच्चारित एक नपुंसक शब्द पे मुझे आपत्ति है। ठीक है, तो क्या जो शांति की आपकी टिप्पणी नोट हो गई है सर आचार्य जी। शिवकांत जी आप बताइए कि ये जो धर्म को लेकर, विचारधारा को लेकर जो बात हो रही है, ये क्या वाकई एग्जीक्यूशन लेवल पर ठीक चल रही है या केवल यहाँ टीवी डिबेट पर या भाषण में करने के लिए तो ठीक बात है? देखिए, ये राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। हर विषय एक परिप्रेक्ष्य में जब उसके रख के उस पर बात की जाती है तो थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। तो यहाँ प्रवचन देने से कोई फायदा नहीं है जी। मैं जो है, जब राजनीति की बात आती है और राजनीति, धर्म और अर्थ की जब बात आती है तो सीधा कौटिल्य पर जाने को मन करता है। यहाँ मुझे लगता है कौटिल्य को भारत ने नहीं समझा, पश्चिम ने सबसे ज्यादा समझा है। दो सूत्र हैं सीधे सीधे, धर्म अर्थ मूलौ धर्म काम, धर्म और काम कार्य, जिसको आप राजनीति मान के चलें, क्योंकि वो राजनीति की परिभाषा ही अर्थनीति करते हैं जी। अर्थनीति के अलावा राजनीति कुछ है ही नहीं जी। जब आपकी अर्थनीति नहीं है तो फिर आप राजनीति क्या चलें? और जो अर्थनीति है वही मूल है धर्म का भी, काम का भी, जहां तक राजनीति का परिप्रेक्ष्य जी। तो यहाँ पाखंड और दिखावे को छोड़ के लगभग हर यूरोपीय देश में, हर पश्चिमी देश में आपको किसी न किसी रूप में एक पार्टी मिलेगी जिसका नाम होगा क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स जी, क्रिश्चियन लिबरल्स, डेमोक्रेटिक लिबरल्स। तो ये सब क्या है? तो वो कोई मतलब क्रिश्चियन डेमोक्रेट हैं तो वो क्रिश्चियनिटी की बात नहीं करते, वो ईसाइयत के कुछ मौलिक नैतिक मूल्य हैं उनकी बात चर्चा करते हैं जी। मानवता है, उसमें सहिष्णुता है, उसमें तमाम तरह की जो है शालीनता वाली चीजें हैं। इसी तरह से आप जब धर्म की बात करें तो धार्मिक मूल्यों की बात करें तो राजनीति के परिप्रेक्ष्य में केवल उतना ही काफी जी। बाकी जो पाखंड और दिखावा है इसमें हम घुस जाते हैं भारत के लोग, तो उससे फिर अति हो जाती है। और जब जहां तक अर्थ की बात है तो देखिए सीधी सीधी बात है, ये कौटिल्य भी कहते थे कि जब तक आप अर्थ कमाएंगे नहीं तो अर्थ को बांटेंगे कैसे, सामाजिक न्याय करेंगे कैसे जब आपके पास अर्थ ही नहीं है? आप श्रीलंका हो जाएंगे तो सामाजिक न्याय हो जाएगा क्या जी? तो इसलिए पश्चिम ने उसको समझा और पश्चिम ये मान के चलता है, पश्चिमी देश, कि लोगों को अर्थ कमाने ऐसा परिवेश बना के दो कि लोग आर्थिक उन्नति करें। जब आर्थिक उन्नति होगी तो उससे राज्य को भी फायदा होगा, राजस्व मिलेगा, फिर आप उसको बांटने की बात करेंगे जी। अगर आप बांटने का ही डंडा लेकर के ढोल पीटते रहे कि मैं बांटूंगा, सबको बराबर कर दूंगा और पैसा आ ही नहीं रहा है, तो देश की विडंबना यही है कि हर कोई बांटने चला है, कमाने कोई नहीं चला है जी। अरे भाई कमाने की भी तो बात करो, लोगों को आजादी दो जी, महत्वाकांक्षा बढ़ाओ जी। विवेक जी थोड़ा वक्त कम है, जो शिवकांत जी ने की वहीं से बात शुरू करना चाहता हूं कि अर्थनीति सबसे बड़ी राजनीति है और कमाएंगे नहीं तो बांटेंगे कहां से? और लेफ्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है उसी में ये लगता है कि भाई वो बिजनेसमैन के खिलाफ है, तो मतलब कमाना नहीं है, केवल बांटना ही है। नहीं, देखिए अब इसके अंदर मैं श्रीकांत जी का बड़ा आदर कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। देखिए पहली चीज है, कार्ल मार्क्स ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है द कैपिटल जी, और कैपिटल का मतलब है पूंजी जी। और मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि समाज के अंदर अगर कोई भी परेशानी या उन्नति या दुर्गति है और क्या लाइफस्टाइल होगा, ये पूंजी का फ्लो डिसाइड करेगा कि आप अपने देश या सोसाइटी के कैपिटल को, पूंजी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दास कैपिटल इज द बाइबल ऑफ ऑल कम्युनिस्ट, यू कैन से। उसी से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निकला है। ये बात एक हो गई। लेकिन अब आप जो फ्लो ऑफ मनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, कैसा करना चाहते हैं जी? यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिस्ट कंट्रीज रही हैं, रशिया पहले थी, चाइना आज है, क्यूबा है, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, देयर आर सो मेनी। नेपाल भी बीच में थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। तो इसके अंदर ये जरूरी थोड़ी ना है कि आप पहले बिजनेस करिए तो फिर आप बिजनेसमैन बन गए, तो मतलब आप वर्कर रखा। मोटी बात है, आप बदलना नहीं चाहते अपनी नीति पर, कॉन्सेप्ट पर, जमाना भले ही बदल रहा हो। नहीं सर, हमारी एक आइडियोलॉजी है। अब आइडियोलॉजी बच्चों का खेल थोड़ी ना है कि हम दूसरे नाम बदलेंगे। ठीक है, वी आर नॉट द आरएसएस तो साहब समाजवाद से शुरू हुए थे और 100% एफडीआई पे आ गए। ठीक है, आरएसएस की चिंता छोड़िए सर, अभी नहीं, मैंने तो बता दिया ना आपको। ठीक है, अमिताभ जी
आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत छोटा ही जवाब चाहिए। सुन लीजिए एक बात और, आपने बहुत सारी टिप्पणी की है, मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछ लूँ और छोटा ही जवाब दीजिए, वक्त नहीं है। कि आपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात बार बार आप करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पहली बात आप कर रहे हैं। दूसरा, आपने मदरसों के आतंकवाद की बात की, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ मोटे तौर पर, लेकिन आपने कहा आपकी टिप्पणी को, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों मौके भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा बहुमत वाली सरकार के पास 9 साल से थे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। और आपकी जानकारी में बता दूं, अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो बजट है वो 5 गुना हो गया है मोदी सरकार के रहते हुए, ठीक है। और 1 दर्जन से ज़्यादा आपने बदलाव किए संविधान में, इसलिए ये यहाँ पर इसको मैं जोड़ना चाहता था आपके साथ। अब आप बोलिए, छोटा सा जवाब। विजय जी, मैं यहाँ सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, नहीं मैं जानकारी आपको रख रहा था। बात करना चाहता हूँ आज, कितने सुंदर, नहीं मैं आ रहा हूँ। देखिए, विषय की बड़ी गंभीरता को देखते हुए मैं विवेक जी की बात को इतना ही बताना चाहता हूँ। ये लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, ये लोग एक तरीके के मायोपिया के, मैंने उनके पास निकट दृष्टि है, दूरदृष्टि है ही नहीं, उसके शिकार हैं, रोगी हैं ये लोग, दृष्टि रोग है इनको। हमारे पास राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, जो 5000 साल पहले भगवान श्री राम के राज्य की परिभाषा, और जो आप बाद में जानिए तो वाल्मीकि रामायण नहीं तो रामचरितमानस में राम राज्य की परिभाषा है। आप मार्क्स पे जाके अटक जाते हैं, और मार्क्स ने इतना डिफेक्टिव, दास कैपिटल में चाहे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, उसने सिर्फ और सिर्फ जीवन के में भौतिकवाद की बात की, जबकि आध्यात्म और भावना जो है वो एक मनुष्य का मूल पिंड है, उसके अलग जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। और जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट आए वहाँ उन्होंने अपने एक टोली का, एक कॉकस का, एक गैंग का उन्होंने डिक्टेटरशिप, एक तानाशाही व्यवस्था बनाई, जनता के लिए कुछ नहीं किया। चाहे स्टालिन है, उसने 30 लाख लोगों को मरवाया, माओ त्से तुंग ने 25 लाख लोगों को मरवाया। सर ठीक है, अभी लेफ्ट की बात मत करिए अमिताभ जी, आप व्यक्ति विवेक जैसे, एक मिनट, विवेक जी की प्रतिभा जो है वो राष्ट्रवाद की ओर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राष्ट्रवाद की ओर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैंने जो आपने कहा, देखिए ये जो शुतुरमुर्गी रवैया है कि अच्छा जब आ रहा है खतरा तो आंख बंद कर लो, इसी से सारी दिक्कतें आई हैं। और कांग्रेसी जो पोस्ट स्वतंत्रता के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये ऐसा ही रहा कि मुसलमानों का वोट बैंक एक साथ करो, चाहे वो जैसे भी हो। इतनी बड़ी दुर्घटना देश से हुई, विभाजन हुआ धर्म के आधार पे, धर्म यानी कि पूजा पद्धति के आधार पे, कि जो मुसलमान हैं वो अलग देश लेके जाएंगे, जो बचे वो भी वोटर कांग्रेस के रहें, और जो सनातन सामाजिक व्यवस्था है उसको जातियों में तोड़ो। इस खतरनाक मनस्थिति को अब देश की जनता ने समझा है, और जो मुसलमानों की दुर्गति की कांग्रेस ने, आज भी जो सच्चर कमीशन ने जो फैक्ट्स दिए उसके हिसाब से मुसलमानों की सबसे बड़ी दुर्गति है। तो मुसलमानों को मदरसों में मत पढ़ाओ, उनको वापस मुख्य धारा में लाओ, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाओ, उनको पढ़ाओ। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने यदि कुछ ग्रांट दिए हैं तो उनको उद्यमशीलता बढ़ाओ उनकी, वो मदरसा में पढ़ के शिवकांत जी एक फाइनल फैक्ट्री से निकले हुए व्यक्ति ना बने जो आतंकवाद की बात। माफी चाहता हूँ, वक्त बिल्कुल नहीं है। शिवकांत जी कोई फाइनल कमेंट आप देना चाहते हैं? बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा कमेंट आप कर रहे हैं। देखिए, जो बुनियादी बातें थी वो नहीं की गई हैं, किसी पार्टी ने नहीं की। बुनियादी बातें थी कि अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए फ्री कर देते, सबके लिए उत्तम कर देते, प्राइवेट स्कूल ना होते, प्राइवेट जो है अस्पताल न होते, तो देश की सूरत ही बदल गई होती। ठीक है आचार्य जी, मैंने बचपन से सुना कि आचार्य जो है ना वो रास्ता दिखाते हैं। कांग्रेस को रास्ता दिखाने की कोई एक लाइन आप दे सकते हैं, या आप समझ रहे हैं ठीक चल रहे हैं? देखिए, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित है, जनता अपने आप रास्ता निकालेगी, चिंता ना करें। और अमिताभ जी भी ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश ना करें। बहुत प्रधानमंत्री आए चले गए, जब वो थे तो भी ऐसे लगता था वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी, आपका धन्यवाद आचार्य जी, आपका अमिताभ जी, आपका शिवकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या विचारधारा की राजनीति की ताकत है? इस पर 55% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 45% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आपने नेताओं की बात सुनी, राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी। अब छोटी सी बात मेरी भी विजय व्यू में एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। ये लड़ाई विचारधारा की है, कुर्सी के लिए कैसी लड़ाई, चाहे तुम बैठो चाहे मैं बैठूं, बात तो एक ही है मेरे भाई, जीवन भर समाज सेवा करेंगे, कसम हमने ये थोड़ी है खाई। 5 साल तुम बैठो 5 साल हम बैठे, खूब खाएंगे रबड़ी और मलाई, ध्यान बटा और मुद्दा असल हटा, राजनीति की यही रीत चली आई। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही।
उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।